पनिशमेंट नहीं मिलेगी अपने को, करेक्ट? लेट्स बिगिन। क्या क्या हुआ लास्ट वीक? कोई ऑडियो ऑन कर सकता है क्या? तुम्हारी भी आवाज सुनने दो कभी तो। नहीं सर, बहुत डिस्टर्बेंसेस है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जस्ट रेज योर हैंड, आई विल स्टार्ट द माइक। गुड मॉर्निंग स्नेहा। चलो, क्या क्या हुआ लास्ट पूरे वीक के? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद है क्या सबको कि ये वर्ड्स की वजह से सर हमें कुछ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ है क्या एवरीबॉडी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत लोगों ने 8 बजे के अलार्म लगाए हैं। मैं कहूंगा 7:55 के लगाओ और 8 क्या 7:59 तक आ जाओ बेटा सब लोग, तो जरा टाइम पे शुरू कर सकते हैं। यस। अरे कीवर्ड्स बताओ ना, चलो कीवर्ड्स नहीं, कीवर्ड्स बोला तो आप लोग सी के कीवर्ड्स बताओगे। मेरा कहना था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुमने पकड़ी, फिर वो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी से है, फ्राइडे की तो भी चलेगा, मैंने बीच बीच में कहीं पे ज्ञान की बातें कही है तो भी चलेगा। तो तुमने लास्ट वीक का क्या पकड़ा है? 5 मिनट में रिवीजन हो जाता है उसका। फिर चलो चलो एवरीबॉडी बताओ, मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ। क्या क्या पकड़ा हमने एवरीबॉडी? चलो, तुमसे जब तक नहीं आएगा तो मुझे कैसे समझेगा कि क्या क्या हुआ? चलो चलो चलो, आज आइडेंटिफायर पढ़ाना है। यस, डेडिकेशन फ्रॉम द स्टोरी आल्सो कंसिस्टेंसी। चलो, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आ गया, गुड। एकदम पॉजिटिव वर्ड्स आ गए कुछ, तो वो पॉजिटिव फीलिंग देंगे। कंसिस्टेंसी, गुड, वेरी गुड। फोकस, गुड। मैं एक बहुत अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग लाइन बताता हूं आप लोगों को कि आजकल के जमाने में ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन है आपके, ओके, वो भी अगर आप अवॉइड करके फोकस करोगे ना, डिस्ट्रैक्शन इज द किलर ऑफ प्रोडक्टिविटी। डिस्ट्रैक्शन मतलब सारे क्या कह सकते हैं, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज, नोटिफिकेशन, अरे फलाना टिमकाना सेल शुरू हो गया, चलो सेल में खरीदते हैं। लोगों को चाहिए भी नहीं होता है कुछ, बट जाके वो सेल में जाके खरीदेंगे कुछ तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ के फोकस करोगे ना, तो भी बाय डिफॉल्ट तुम जीत जाओगे। जीतने का इतना सिंपल फंडा है आजकल के जमाने में। तो डिस्ट्रैक्शन इज द किलर ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ बस। यस, कुछ टेक्निकल पार्ट आ गया। पायल ने बोला स्टैक फ्रेम, वेरी गुड, वंडरफुल, परफेक्ट, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। देन डेटा टाइप, गुड, प्रणव एकदम बेसिक में है, विच इज गुड फॉर हिम बिकॉज ही इज मे बी लर्निंग फर्स्ट टाइम, गुड। मेन फंक्शन, मेन एंट्री पॉइंट है काइंड ऑफ। हु कॉल्स मेन, चलो वो भी रिवाइज कर देते हैं, मेन आया ही है तो कीवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हु कॉल्स मेन, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ओएस कॉल करती है मेन को, गुड। ओएस कॉल्स मेन, वेरी गुड। तो ओएस भी आ गया, ओके। और कौन से वर्ड? मैं पूरा वर्ड बोल रहा हूँ, वो वीक बोल रहा हूँ। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, वेरी गुड, गुड। दोनों ने वही आंसर दिया, पायल और तेजल ने। इंट इज 4 बाइट, मतलब साइज याद है तुझे, 4 बाइट, गुड। आज उसके बारे में भी काम होने वाला है, गुड गुड। स्ट्रक्ट, इनम, बाइनरी, वाह। मुझे लग रहा था कि कुछ अलग अलग वर्ड आएंगे, ये ऐसे वर्ड आए जो मैं भूल गया था। क्योंकि तुमने पढ़ाई की है। टर्बो सी एंड विजुअल स्टूडियो में अंतर, मैंने वो जो लाइन बोली थी याद है क्या किसी को एवरीबॉडी, कि टर्बो सी इज अ वेरी गुड कंपाइलर टू स्टार्ट विथ एंड इट इज द वर्स्ट कंपाइलर टू स्टॉप एट। तो अब समझा होगा कि हम बहुत सारे लाइफ में चीजें फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम टर्बो सी से स्टार्ट तो कर रहे हैं बट टर्बो सी पे ही रुक रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चल रही है। गाइडलाइंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ये पूरा भर जाएगा आज, अभी तो शुरू हो गया मस्त अभी, वेरी गुड। गाइडलाइंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, गुड, वेरी गुड। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो हमने, अच्छा नहीं वो तो हमने नहीं बताया अभी। लीफो हो सकता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है। हाँ, एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सी, ये हो गया, गुड, वेरी गुड।
बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही है। गाइडलाइन में एक्सटेंशन वाला पार्ट आ जाता है, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू कोड एंड एग्जीक्यूट्स बाइनरी फाइल। हाँ, अगेन दो चीजें मिक्स कर रहा है ओम, बट ठीक है, मतलब जरा सा रिवाइज और कर ले। कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूट्स, ऐसा लगता है कि कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है, तो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, इंटरप्रीटर एग्जीक्यूट करता है बोल सकते हो, जो कि अपने केस में ओएस है। करेक्ट। पायल, यस, करली ब्रैकेट्स, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो, ऑसम, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है। गुड। अभी आज आगे बढ़ना है। करेक्ट। एवरीबॉडी, टोकन्स शुरू हो गए, उसमें से डेटा टाइप शुरू हो गए। जरा डेटा टाइप मैंने बेसिक बेसिक कौन से बताए थे, जरा बताओ सब लोग। एवरीबॉडी, ये क्लियर ऑल कर दूं क्या? चलो, यस, आइडेंटिफायर से स्टार्ट करने वाले थे। यस, सलोनी ने बेसिक डेटा टाइप बता दिए, इंट, फ्लोट, क्यार, डबल, वॉइड। गुड। अभी इसका साइज भी बता दो, कैरेक्टर का साइज कितना होता है एवरीबॉडी? 1 बाइट। करेक्ट, वेरी गुड। इंटीजर का साइज कितना होता है? 4 बाइट्स। अभी कोई कहेगा कि सर मैंने तो देखा वो साइज ऑफ वगैरह करके, बट टर्बो सी में तो वो 2 बाइट्स है। मैंने वो बताया है आपको कि यस, वो है टर्बो टी में 2 बाइट्स, बट हम स्टैंडर्ड कंपाइलर कौन सा मानेंगे एवरीबॉडी? स्टैंडर्ड कंपाइलर कौन सा होगा? विजुअल स्टूडियो, वेरी गुड। रिमेंबर, विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा कुछ तो आता है, वीएस कोड करके एक आता है, वो अलग, वो 250 MB का एकदम स्मॉलर वर्जन दिया है। एंड विजुअल स्टूडियो 2023 24 ऐसे वर्जन के हिसाब से आता है। हम डेव C++ यूज करेंगे। करेक्ट पायल। बट विजुअल स्टूडियो का साइज स्टैंडर्ड माना जाएगा, क्यों एवरीबॉडी? मैंने उसका भी आंसर दिया था आपको। कुछ किसी को याद है क्या स्टोरी? वो छोटा सा उसका रीजनिंग बताया था। यस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उसको सपोर्ट करता है। वेरी गुड। ओके एवरीबॉडी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। सब लोग सही जगह पे आ गए हैं। अभी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। गुड, आगे बढ़े। तो आपको एक पर्सोनिफिकेशन बोला था, याद है क्या एवरीबॉडी? कि एक बड़ा सा होटल है, उस होटल में अभी अपने को जगह चाहिए, ऐसा सब कुछ वो सिनेरियो शुरू हो गया था। शुरू हुआ है कि नहीं? और वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट है अपनी, करेक्ट, ओएस नाम की। करेक्ट। ये जर्नी पता है कि इसमें बीच में बहुत कुछ है। सोर्स कोड जाता है कंपाइलर के पास, फिर कन्वर्ट होता है बाइनरी में, फिर बाइनरी को इंटरप्रेट करने के लिए ओएस है। ओएस सारा चीज इधर से पढ़ के मैनेज करके अपने को दे देगी मेमोरी में। और मेमोरी में अभी हम कहाँ पे है एवरीबॉडी? राम जी के पास है। सर राम जी नहीं, रैम जी के पास है। करेक्ट। यस, और स्टैक में ही क्यों है, चलो वो भी बता दो। कि मैं अभी तो बड़ा सा स्टैक बना रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चीजें बदलेंगी। तो रैम की जगह पे एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मैंने? स्टैक। परफेक्ट। और मुझे मिला है स्टैक फ्रेम। करेक्ट। ये रिवीजन बीच का छोटा सा हो गया, इसको इरेज करेंगे। करेक्ट। क्यों इरेज करेंगे? क्योंकि ये हमने बहुत बार अभी हो गया, और डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करेंगे अभी। तो ये किसका स्टैक फ्रेम है? ये मेन का स्टैक फ्रेम है। मेन का ही स्टैक फ्रेम क्यों? क्योंकि मेन इज अ एंट्री पॉइंट। So every function call gets a stack frame and OS calls main। तो सबसे पहले कॉल किसको मिलेगा? मेन को। तो हम यहाँ तक आके रुके थे, और मैंने बोला था कि पहला पार्ट शुरू करूंगा मैं ऑपरेटर्स वगैरह, बट ऑब्वियसली
वो शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे लोकेशन, बाकी सारी चीजें, ऐसा कुछ कुछ डिस्कस करना है। हम यहाँ तक आके रुके थे कि हमें सिंपल 10+20 करना है, तो भी जगह पहले एलोकेट करके लेनी पड़ेगी। जो भी काम करना है उसके लिए जगह एलोकेट करके लेनी पड़ेगी। हमें स्टैक फ्रेम तो मेन दे देगा, बट अब यहाँ पे जो हम कोड करने वाले हैं, करेक्ट एवरीबॉडी, यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, या वाइस वर्सा। यहाँ पे जो चाहिए, मैं अपने को बोला कि राइट टू लेफ्ट सोचो कि मेमोरी में क्या चाहिए, फिर यहाँ पे अपने को समझ में आता है। तो सी वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड हम भी राइट टू लेफ्ट सोचना शुरू करेंगे, तो हम बाकी प्रोग्रामर से एक स्टेप अहेड रहेंगे, करेक्ट। तो मुझे यहाँ पे 2 इंटीजर स्टेप करने हैं, तो मैं यहाँ तक आके पहुंचा था कि यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स। एम आई राइट एवरीबॉडी? क्योंकि मुझे चाहिए 4 बाइट्स, 4 बाइट्स, बराबर है। अपना लास्ट वाला पार्ट यहाँ तक आके रुका था। एम आई राइट? करेक्ट है? करेक्ट है क्या रे एवरीबॉडी? यस, गुड। हाँ, गुड गुड। सो नाउ चलो इमेजिन करो वो बड़ा सा होटल जहाँ पे हम रिसेप्शन पे गए। अभी रिसेप्शनिस्ट ने पूछा आपको कितने रूम चाहिए, तो मैंने बता दिए कि ऐसे 4-4 रूम्स वाला जगह चाहिए, स्वीट चाहिए बोलो, या इसको क्या बोलते हैं रे, डॉर्मेटरी वगैरह बोलते हैं ना, वैसे मैंने बता दिया जो भी मुझे चाहिए। मैंने अभी बता दिया कि ये 4-4 वाला रूम चाहिए। तो अवेलेबल है? यस, उसने कहा अवेलेबल है। अभी मुझे पहले तो ये बताओ कि उस जगह पे जाके आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि मुझे 502 वाला नंबर ही चाहिए, 703 वाला नंबर ही चाहिए, ऐसा एक रूम नंबर दिया होता है ना उन्होंने, वही मुझे चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम? सोचो जरा। नहीं, करेक्ट। ऑब्वियसली जो अवेलेबल रहेगा उसमें से हमें ओएस या वो रिसेप्शनिस्ट चॉइस करके देगी। तो उस नंबर पे, उस लोकेशन पे अपना कुछ बहुत कंट्रोल है क्या एवरीबॉडी? हाँ, हमें कितने रूम चाहिए हम बता सकते हैं। हमें कौन से टाइप का चाहिए, रिमेंबर, आई होप सबको वो स्वीट पता होगा। उसका स्पेलिंग स्वीट जैसा होता है, बट उसको स्वीट बोलते हैं। जनरली बड़ा सा होता है, जनरली ऐसा होता है कि उसको एक रिसेप्शन जैसा छोटा सा या हॉल जैसा एरिया होता है और अंदर बेडरूम होता है। फैमिली अगर स्टे करती है तो यूजुअली ऐसे लेते हैं, या डॉर्मेट्री भी एक अलग टाइप है ना, इवन डिलक्स, या जिसको बोलते हैं ना कि सेमी डिलक्स, समथिंग लाइक दैट, ये ऐसे टाइप हम बता सकते हैं जैसे अपना रिक्वायरमेंट है। बट मुझे इसी नंबर का डॉर्मेट्री चाहिए, मुझे इसी नंबर का स्वीट चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या एवरीबॉडी? फास्ट फास्ट, क्विक आंसर, क्विक आंसर। वही लोग वापस आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? मानसी विदाउट ए आ गई, मानसी विद ए कहाँ है? स्नेहा, बाकी लोग क्लिक हो रहा है ये? तो दैट इज अ ब्यूटी। उस दिन जो हमने बोला था कि ओएस के पास एक अवेलेबल और एलोकेटेड वाला पार्ट है, उसमें से कोई ना कोई तो लोकेशन वो देगी, और उसका रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए हमें भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आगे जाके ये बहुत काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट आया अपना, तो हम बताते हैं ना कि मैं ऐसे ऐसे महाराजा होटल में 2003 नंबर रूम में हूँ, तो ये बताने के लिए काम आएगा कि नहीं एवरीबॉडी? बट ये लोकेशन पे अपना डायरेक्ट अधिकार नहीं है कि यही चाहिए वही चाहिए। हम बाद में ये कौन सा दिया, बट ये लोकेशन मिला। तो ये जो लोकेशन है अभी हमने अज्यूम किया। अब मुझे बताओ ये 4 क्या है एवरीबॉडी? ये 4 क्या है दोनों जगह पे एवरीबॉडी? साइज है, करेक्ट। वो 2000 3000 हमने जो लिखा है वो क्या है? एड्रेस है, लोकेशन है, करेक्ट। लोकेशन एड्रेस दोनों बोल सकते हो। लोकेशन इज मोर बेसिक वर्ड शुरुआती में, बाद में उसको एड्रेस बोलना शुरू किया सबने। बट यस, लोकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि जब तुम एल वैल्यू मिसिंग ऐसा कोई एरर देखते हो, ओके, कौन सा एरर? एल वैल्यू मिसिंग, तो वो एल मतलब वहां पे लोकेशन होता है, लोकेशन वैल्यू मिसिंग।
तो बाद में हम लोगों ने उसको बहुत जनरलाइज एड्रेस बोल दिया, टेक्निकली उसका नाम है लोकेशन। ओके एवरीबॉडी, यहां तक समझा? एवरीबॉडी। सलोनी ऐसा लाइक ठोक रहे, अरे हाँ वो एल वैल्यू मिसिंग मतलब ये होता है का। हाँ ये होता है, ठीक है। अभी ये 10-20 जो है वो वैल्यूज है, बट अपने सूटकेस है, बट जब तक अपने को वो रूम एलोकेट नहीं होती है, ये वैल्यू हम रख पाएंगे क्या? हम रखेंगे बाद में, बट अभी उसमें हम अपनी वैल्यू रख पाएंगे क्या? मैंने बोला ना, इसीलिए वो होटल वाला ओएस वाला पर्सोनिफिकेशन बहुत काम में आता है। तो वो सारा उससे कनेक्ट करोगे ना तो जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, नहीं एलोकेट करने के बाद। अभी थोड़ा सा रिस्टार्ट मारते हैं, रिवाइंड करते हैं कि मैं होटल में पहुंचा, रिसेप्शन में, सामने रिसेप्शनिस्ट है अपनी, कौन है, हाँ साक्षी धोनी, पुरानी वाली, नहीं साक्षी का पहले नाम क्या था पता नहीं हमको। तो है वो वहां पे, और हमने उसको बोला मेरे को तो वो साक्षी का चेहरा ही सामने नहीं आता है, वो पिक्चर में हीरोइन कौन है उसका ही चेहरा सामने आता है, क्या नाम है उसका, हाँ ना। तो हम वहां पे गए, करेक्ट, और मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे 4-4 बेड के रूम चाहिए, तो अवेलेबल है क्या? यस अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेप्शनिस्ट का क्या होगा, सोचो जरा। या मैंने फोन किया है, अवेलेबल है क्या? तो उसने अवेलेबल है बोला, ये रूम्स अवेलेबल है, उसने लोकेशन भी बताया कि सर यस 205 और क्या 2000 और 3000 वाला रूम नंबर जो है वो अवेलेबल है, तो अभी हमें बुक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे? एकदम सिंपल, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर है ये, मतलब इसका आंसर बहुत सिंपल है। नेक्स्ट डेटा उसको क्या लगेगा? हाँ वो भी बाद में, मानसी वेरी गुड, बट उससे पहले वो क्या पूछेंगे? आइडेंटिफिकेशन कब करने के लिए बोलते हैं? जब तुम क्लेम करते हो ना। कितने चाहिए वो भी बता दिया ना मैंने ऋतिक, एग्जैक्टली प्रणव। प्रणव जीत गया इधर। कह रहे क्या पूछेंगे, किसके नाम से बुक करूं? मानसी भी सही जगह पे है, बट डॉक्यूमेंट उसके बाद आएंगे ना, कि मैं जब कहूंगा कि विनायक उजलम में नाम से बुक करो, तो तुम ही विनायक हो ये प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे, बट पहले नाम तो बताएंगे कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी, कि कौन से नाम से ये चीजें बुक करूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए पहले आइडेंटिफायर तो लगेगा। सो दैट इज द ब्यूटी, कि ये सब कुछ पॉसिबल कब होता है, सिर्फ इंटीजर लिखने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे आइडेंटिफायर देना पड़ेगा। इंट ए, इंट बी, तो ये लाइन लिखो, आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन, हाँ स्लैश एड्रेस बोल सकते हो, लिखो। उसको बहुत लोगों ने वेरिएबल वगैरह बोला है बाद में, बट वो बाद में सब कुछ, वेरिएबल क्यों वो आज समझेगा। पहले ये लिखो, आइडेंटिफायर आइडेंटिफाइज द लोकेशन, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? सो ये लाइन लिखो, आइडेंटिफायर क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? तो वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा है। समझ में आया? एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, अंडरस्टूड? अभी तुम मुझे बताओ, इसमें से मैंने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, अपनी ओएस जो है वो गूंगी बहरी है, वो ये सोर्स कोड देख के यहाँ पे जो लिखा है उस पे ही काम कर रही है, तो सिर्फ तुमने इंटीजर लिखा, तो ये राइट साइड वाला काम पूरा होगा क्या? मतलब 4-4 बाइट दे दिए, बट तुमने आइडेंटिफायर नहीं दिया, मतलब किसके नाम से बुक करूं ये बोला ही नहीं, तो फिर भी तुम्हारे नाम से लोकेशन बुक होगा क्या, रूम्स बुक होंगे क्या एवरीबॉडी? क्या लगता है? नहीं, तो आइडेंटिफायर देना जरूरी है। वेरी गुड। मैंने फोन किया, मैंने मेरा नाम बताया, विनायक उजलम्बे के नाम से रूम बुक करो, बट मैंने कितने, क्या, कौन सा टाइप ये नहीं बताया, तो चलेगा क्या? मैंने टाइप ही नहीं बताया तो काम होगा क्या? नहीं। तो बेसिक एलोकेशन होने के लिए ये दोनों इंफॉर्मेशन जरूरी है कि नहीं, मैंडेटरी है कि नहीं? यस और नो?
कि डेटा टाइप बताना और वो आइडेंटिफायर का नाम बताना जरूरी है कि नहीं? यस और नो? अब समझा क्यों ऐसा सिंटैक्स बोलते हैं? फिर यही चीजें तुम्हें सिंटैक्स बोल के कैसे लिख के देते हैं कि तुम्हें डिक्लेयर करना है एलोकेशन, तो तुम्हें कैसे देना पड़ेगा? डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर नेम। समझे? आइडेंटिफायर बोलो, उसको बाद में वेरिएबल नेम बोलते हैं, ऐसा उसका सिंटैक्स है, ऐसे बोलते हैं, जो मैंडेटरी है। दोनों में से एक भी नहीं किया तो काम नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? फिर मुझे अगर कैरेक्टर चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? कैरेक्टर सी एच को कितनी जगह मिलेगी तुम बताओ? कि दिखने के लिए ये सेम दिख रहा है बट 1 बाइट मिलेंगे, करेक्ट? और किसी यूनिक लोकेशन पे मिलेंगे कि नहीं? क्योंकि ओएस के पास वो डॉक्यूमेंट है कि कौन सी चीजें अवेलेबल है, कौन से रूम और कौन से एलोकेटेड है, तो ये यूनिक एड्रेस होगा कि नहीं एवरीबॉडी? मैंने यहाँ पे डबल बोला, डबल D1 को कितनी जगह मिलेगी तुम बताओ? तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम ओएस होते तो ये काम आराम से कर पाते कि नहीं एवरीबॉडी? किसी 6000 लोकेशन पे मैंने कितने बाइट दे दिए? 8 बाइट दे दिए। किसको दे दिए? D1 को। यस और नो? अब समझ में आ रहा है क्या? ये ना रसकला माइंड डेटा खरी। तो इसको सेव एज करके रखता हूं। तो यहां तक समझा? सो जब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक मेमोरी एलोकेट होगी क्या एवरीबॉडी? जब तक डिक्लेरेशन नहीं करोगे तब तक मेमोरी एलोकेट होगी क्या? नो। इसलिए ऑब्वियसली सी ने क्या कहा कि डिक्लेरेशन मैंडेटरी है, कुछ भी काम करने से पहले ऊपर सारे डिक्लेरेशन करो। सो डिक्लेरेशन स्लैश इनिशियलाइजेशन, अब इनिशियलाइजेशन किसको, डिक्लेरेशन किसको आएगा बट बताएंगे पहले। यहां तक समझा एवरीबॉडी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को, ओके? तुम लोग चेक इन करने के लिए जाते हो, वो कभी कभी ऐसे बोलते कि नहीं सर थोड़ा सा रिसेप्शन में वेट करो, हम आपकी रूम क्लीन कर रहे हैं, ऐसा कभी सुना है कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? मतलब सुना नहीं है तो मैं बताता हूं कि आपसे पहले वहां पे क्लीनिंग होता होगा कि नहीं? यस और नो? सो आपने आपका डेटा रखने से पहले वहां पे क्या है? तो जब तुम डिक्लेरेशन करते हो इसमें कौन सी चीजें होती है? गार्बेज, एग्जैक्टली। सो टेक्निकली बहुत लोगों को पता होता है कि बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। मैं बोला ना, पर्सोनिफिकेशन करोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे पहले कौन सी वैल्यू है? गार्बेज वैल्यू है, करेक्ट है। अब टाइम आता है हमें वहां पे गार्बेज रखना है कि अपनी वैल्यू रखनी है? तो अपनी वैल्यू रखनी है, तो वहां पे हमें रखना है a equals to 10 एंड दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ये 10 जो है वो a में स्टोर करता है, ओके? तो वो पहले जो गार्बेज है उसको इरेज करेगा और उसकी जगह पे 10 रखेगा। अगर b में मुझे 20 रखना है इरेज करके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? b इक्वल्स टू 20। सो दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट टू लेफ्ट, 20 की वैल्यू b को असाइन हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बट जब तक ये नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। अब मुझे तुम बताओ, ये है डिक्लेरेशन, ठीक है, और ये है असाइनमेंट। मैंने डिक्लेरेशन ही नहीं किया और मैं डायरेक्ट असाइनमेंट को गया, चलेगा क्या? मतलब मैंने रूम एलोकेट ही नहीं किए हैं और मैं डायरेक्ट उसमें बैग रखने जा रहा हूं, अलाउ करेगा क्या कोई? समझ में आ रहा है? तो पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए बताओ? पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए? फर्स्ट डिक्लेरेशन, देन असाइनमेंट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अभी ये जो 1020 है, ये कुछ आपके सूटकेस है, कुछ और सामान है आपका, ऐसा उसको अज्यूम करो। तो तुम मुझे बताओ, वो सूटकेसेस, वो सामान, हम वहां पे जा रहे हैं जहाँ पे भाई बहुत बड़ी सेल लगी है, वहां पे फेस्टिव सीजन है,
तो वहां का नया नया डेटा कुछ हम ले सकते हैं, और ये सारा इंटरनल जो पार्ट है, वो वैल्यू जो है वो बदल सकते हैं कि नहीं? यस और नो एवरीबॉडी? कितनी बार बदल सकते हैं? मैं जो भी सामान ला रहा हूँ वो मैं बाहर फेंक सकता हूँ, वापस ला सकता हूँ ना? कितनी बार हो सकता है ये चेंजेस? मतलब असाइनमेंट हम कितनी बार कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है आप सभी को। मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट। हमें जो चाहिए वो, मुझे पुराना वाला बैग अच्छा नहीं लगा, मैंने फेंक दिया, नया वाला लिया। कुछ कपड़े थे मैंने फेंक दिए, मैंने नए लिए। ये सब हो सकता है कि नहीं? एवरीबॉडी टेल मी कितनी बार हो सकता है ये असाइनमेंट? जितनी बार हमें चाहिए उतनी बार, दैट इज मल्टीपल टाइम्स। सब लोग टाइप करो, मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम, जो भी तुम्हें लगता है। मल्टीपल, मेनी, शॉर्टकट में तो आंसर दो रहे। चलो 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 चलो। इनके हाथों में मेहंदी लगी है, टाइप करने के काबिल नहीं। वाह, क्या गाना है सर। नालायक लोगों, डेडिकेटेड टू यू। जल्दी जल्दी टाइप करो। ये देखो ऋतिक को एम्प्टी बोल रहा है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि वो जो रूम्स है वो एलोकेट कितनी बार करके लोगे? मतलब ये सारा, कोई भी सामान बदलना है इसके लिए अलग रूम, वापस से रूम एलोकेट करके लो, 1000 बार, ये करोगे क्या? ऐसे कर सकते हो जितनी बार जिंदगी में वापस आओगे तब। बट उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, हमने जैसे कहा कि उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब हम चेक इन किए हैं, तो वो बार बार करना कितना सेंसिबल है? एक सूटकेस चेंज हुआ तो रूम बदलेंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ, अनलेस कुछ क्रिमिनल नहीं कर रहे हो नालायको कि आना सर, कोई सुराग नहीं रखना है हमको, हम रूम ही बदल देते हैं सर। तो डिक्लेरेशन कितनी बार होगा? मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूं। मतलब जब तुम ये पर्सोनिफिकेशन करोगे, इस तरीके से ये सारी स्टोरी समझोगे, तो खुद को समझ में आता है ना कि जनरली डिक्लेरेशन कितनी बार होना चाहिए। मेरा नाम देना, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना, मैंने बोला ना आइडेंटिफायर बोल रहे हैं उसको, तो वो कितनी बार होगा? एक बार होगा, करेक्ट, वन टाइम। एंड देन असाइनमेंट कितनी बार हो सकता है? मल्टीपल टाइम हो सकता है। यस और नो एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? गुड। अभी इसको वापस सेव एज करता हूं। अभी मुझे बताओ, मैंने क्या किया? डिक्लेरेशन और असाइनमेंट कर लिया, वैल्यू उधर चले गए। अरे ये क्यों जा रहा है? ये रहने दो। हाँ, सो अब मैंने बार वे वापस एक बार असाइन किया एक ही वैल्यू को, a इक्वल्स टू 30, समथिंग लाइक दैट। तो ये 20 इरेज हो जाता है, आई रिपीट, सॉरी 10, और उसकी जगह पे 30 स्टोर होता है। A basic data type variable or ordinary data type identifier, ordinary data type basically can hold only one value at a time, ऐसा कहा जाता है। तो पहले उसमें गार्बेज था, उसकी जगह पे 10 आ गया, फिर उसकी जगह पे 30 आ गया। बट 30 आ गया मतलब कौन चला गया? 10 चला गया। तो अभी अगर किसी ने बाद में इसको प्रिंट वगैरह करके देखा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू मिलेगी एवरीबॉडी? 30 मिलेगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सबसे पहले उसमें कौन सी वैल्यू थी? ए में सबसे पहले कौन सी वैल्यू थी? यहाँ पे मैं यहाँ पे रेड में लिखता हूँ, गार्बेज वैल्यू थी। ये लाइन लिखने के बाद उसमें कौन सी वैल्यू आ गई? ए इक्वल्स टू 10 लिखने के बाद उसमें कौन सी वैल्यू आ गई? 10 आ गया। अभी ये लाइन लिखने के बाद उसमें कौन सी वैल्यू आ गई? 30 आ गया। तो ये चेंज होता जा रहा है ना? यस और नो एवरीबॉडी? सो इस चेंज को कहते हैं वैरी। टू चेंज इज टू वेरी, एंड दैट्स व्हाई विच इज एबल टू चेंज उसको कहते हैं वेरिएबल। तो इसीलिए इन आइडेंटिफायर को जो एबल टू वेरी है उनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल। समझे क्या? ऐसे कुछ लोगों का होता है अभी ऐसे, नहीं तो हमें डायरेक्टली वेरिएबल ही बोला जाता है, करेक्ट? तो ये लिखो, द आइडेंटिफायर विच आर एबल टू चेंज आर नोन एज वेरिएबल, विच आर able to vary are known as variable.
सो टू वेरी मीन्स टू चेंज, समझ में आ रहा है? जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, टू वेरी इज टू चेंज। सो दैट्स वाई वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती है। सो आइडेंटिफायर सी है, बट आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यू चेंज होती है, जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है। सो इट इज वेरिंग, ऐसे कहा जाता है, इट इज वेरिएबल। ओके, अरे लिखोगे कि नहीं? आइडेंटिफायर which are able to vary their values, which are able to vary their values are known as variables. Identifiers which are able to vary their values are known as variables. Correct? Thank you, Saloni, Mansi. बाकी लोग पटापट करो, चलो लिखो। समझा? हमारा प्रॉब्लम है कि हमें वो बिस्लरी जैसा बताया गया। अरे बिस्लरी से पहले वो है क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल वाटर बोलो, है ना? बॉटल्ड वाटर बोलो, पैक्ड वाटर बोलो। हमें वो इंट्रोड्यूस ही डायरेक्टली बिस्लरी बोला। तो आजकल तुम कुछ भी लो, किनले विनले लो, कुछ भी लो, बच्चे जैसे बिस्लरी दो, बिस्लरी आएगा, ऐसे दुकानदार को पूछते हैं। वैसा वो वेरिएबल का हो गया है कि बहुत बार वेरिएबल बोल के यूज होता है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट वी शुड नो द टेक्निक, वी शुड नो टेक्निकल थिंग्स। करेक्ट एवरीबॉडी? और ऐसे भी कोई वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी, ऐसे भी कोई आइडेंटिफायर्स होते हैं क्या जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती? यस, दोज आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। सो आगे जाके हमने जैसे बोला कि ऑलमोस्ट थर्ड वगैरह, लास्ट से थर्ड वाला कोई एक टॉपिक है जहाँ पे हम ये स्टोरेज क्लासेस वगैरह में ये सब करेंगे कवर, कि कांस्टेंट वगैरह होगा। बट अगेन मैंने जो उस दिन आपको बोला था कि डायरेक्टली डीआरएस वगैरह बताओगे कि पहले मोटा मोटा क्रिकेट कवर करोगे किसी को समझाने के लिए? तो पहले एकदम इम्पोर्टेंट जो क्रिकेट खेलने के लिए, गली क्रिकेट में भी क्रिकेट का आनंद उठाना है, मजा लेना है कोडिंग का, तो वो पहले समझो, फिर हम बहुत टेक्निकल वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझा एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड का यू टाइप करो सब लोग। अभी मुझे बताओ, कोई सिविल वाला है क्या? सिविल वाला नहीं है तो भी सिविल किससे कनेक्टेड है, कंस्ट्रक्शन वगैरह से, सबको पता है कि नहीं एवरीबॉडी? तो सीमेंट को मिट्टी बोला तो चलता है क्या रे सिविल में? थैंक यू विशाल, तू है तो तू जरा ज्यादा टेक्निकल बाद में बता सकता है। हाँ, तेरा आंसर जल्दी आना चाहिए कि यहाँ पे तो उसमें क्या है, दिखने के लिए सेम तो है, या समथिंग लाइक क्या कह सकते हैं, दोनों का एक बेसिक जो टेक्सचर वैसे ही तो दिखता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? बेटा, अगर ऐसा करने जाओगे तो वो जो बिल्डिंग बांध रहे हो, हाँ ना, वो हाँ, वो बिल्डिंग कितना बुरा होगा, और जानो माल का नुकसान हो सकता है। मतलब बाकी मटेरियल माल का नुकसान होना ठीक है, बट किसी की जान भी जा सकती है। यस और नो एवरीबॉडी? तो बेसिकली ऐसे वर्ड्स को कैजुअली नहीं लिया जा सकता। एम आई राइट? अपना कंप्यूटर साइंस वालों का वही पागलपन है कि हम बहुत सारे वर्ड्स को कैजुअल लेते हैं। मैं बहुत बार कंप्यूटर साइंस आईटी वालों को क्यों डांटता हूँ क्यों डांटता हूँ? क्योंकि नालायक लोगों को डर ही नहीं है अपने को। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कंपाइलेशन एरर, मशीन से धुआं तो नहीं आएगा सर मेरे प्रोग्राम की वजह से। है कि नहीं? करेक्ट और नॉट एवरीबॉडी? ऐसा अपना एटीट्यूड हो गया है ओवरऑल। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्फानाइट लूप में जाएगा, हम कुछ तो कंट्रोल पॉज ब्रेक करके निकाल देंगे। कुछ नहीं हुआ तो मशीन ही बंद कर देंगे डायरेक्टली शट डाउन। बराबर है कि नहीं एवरीबॉडी? सर ये क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि अभी दो वर्ड्स मैंने दिए। हाँ, किसी की जान नहीं जाएगी, और किसी की छोड़, अपनी जान को भी नहीं है। वो मैकेनिकल वालों का डर देख,
वो और कौन से, वो सोल्डर गन जो यूज करते हैं, सोल्डर गन बोलते हैं ना उसको, हाँ, इलेक्ट्रिकल वाले, उनका डर देखो वो कैसे बराबर केयरफुली करते हैं, क्योंकि खुद को भी लग सकता है ना वो है ना, या ऐसा अन अटेंडेड उसको रखा तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। यस और नो एवरीबॉडी, बराबर बात कर रहा हूँ कि नहीं, पता कि नहीं सोल्डरिंग गन वगैरह थोड़ा बहुत तो, हाँ, कंप्यूटर साइंस वालों को डर ही नहीं है कुछ भी तो डर नहीं की वजह से क्या हुआ है ना, कैजुअल अप्रोच हो गया है, कैजुअल। मैं अभी उस पॉइंट पे आ रहा था कि ये वर्ड्स को अच्छा समझो, डिक्लेरेशन को डिक्लेरेशन बोलो, असाइनमेंट को असाइनमेंट बोलो, दोनों डिफरेंट है कि नहीं एवरीबॉडी। हाँ, कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? कैजुअली मत लो, क्योंकि अभी इसके आगे वाला एक पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो सी प्लस प्लस तक आपके क्या कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह तक काम में आता है। कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। अभी इनिशियलाइजेशन मतलब क्या वो समझाने जा रहा हूँ, बट उससे पहले डिक्लेरेशन असाइनमेंट दोनों डिफरेंट है, इनिशियलाइजेशन उससे भी डिफरेंट है, ये समझ में आना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? गुड। सो अभी हमने जो देखा, दो चीजें देखी, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, करेक्ट है। न्यू ये बनाता हूं। सो ये क्या है अभी एवरीबॉडी? दिस इज नोन एज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पहले एलोकेशन मिलता है डिक्लेरेशन करने से, और वैल्यू मिलती है, बट कौन सी वैल्यू रहती है? वैल्यू गार्बेज रहती है, ठीक है। देन ए इक्वल्स टू 10 जब लिखा तो इसको हम क्या बोलेंगे? असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होता है? इधर एलोकेशन ऑफ मेमोरी है, सो यहां पे ऐसा होता है, मेमोरी इज ऑलरेडी allocated by declaration, we change the values with assignment, करेक्ट। ये कितनी बार होता है? ओनली वंस। ये कितनी बार होता है? मल्टीपल टाइम्स। बराबर है एवरीबॉडी? अगर मोटा मोटा सा डेटा टाइप वगैरह जैसे देखा तो यहाँ पे क्या चाहिए? डेटा टाइप एंड देन द आइडेंटिफायर, करेक्ट। और यहाँ पे क्या चाहिए? वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वैल्यू, करेक्ट। ये सिंटैक्स जो रेड में लिखा हो समझ में आया? आइडेंटिफायर की जगह पे ही हम बाद में क्या बोल सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे वेरिएबल बोल सकते हैं। ये अपना जर्नी अभी का, करेक्ट है। इतनी डिटेल में समझा रहा हूँ, करेक्ट। अभी इनिशियलाइजेशन क्या होता है? सिंपली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, करेक्ट। तो इसके लिए क्या क्या लग रहा है आपको? बेसिकली डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड देन वैल्यू। तो ये दोनों एक साथ करने को इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं। मतलब क्या क्या साथ में होगा कि यहाँ पे आपको एलोकेशन मिलेगा। मैं जरा सा ब्लैक ब्लैक यूज करता हूँ, ब्लैक। सो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, करेक्ट। इसमें क्या होगा? एलोकेशन प्लस वैल्यू टुगेदर। बट मेरा वही क्वेश्चन है कि इनिशियलाइजेशन हम कितनी बार कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। मतलब इस केस में क्या होता है मैं बता रहा हूं कि आप लोग, यस वंस, थैंक यू सलोनी, आंसर दे दिया। द पॉइंट इज दिस कि आप लोग उस होटल में जा रहे हो, अभी सीन ऐसा है कि आप किसी की वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो, ओके एवरीबॉडी। तो उन लोगों ने पहले से आपके कहते हैं ना कि नाप के कपड़े लिए हैं, ऐसा होता है ना कजिन के वेडिंग में वगैरह,
हम लोग एक ही इससे सब सिलवाते हैं, खरीदते हैं, यस और नो? एका ताग्यातून म्हणतात आमच्याकडे त्याला. तो या एक ही जगह से खरीद के रखे हैं, तो आपके सारे कपड़े वगैरह सब रेडी बना के रखे हैं आपके रूम में, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? आप जाने से पहले, यस और नो? यस, मतलब बेसिकली आपके सारा सामान वहाँ पे पहले से पहुँच गया है, या बारात में जा रहे हैं हम लोग और लेट्स से हमें पहले से ही रूम एलोकेटेड है और उसके अंदर अपने जो भी सूटकेस वगैरह पहले से गए हैं अपने-अपने, तो उसमें गार्बेज होगा क्या? एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन है। गार्बेज होगा क्या? नहीं, वो पहले से ही साफ करके अपने लिए रेडीमेड बना के रखे हैं। अंडरस्टूड? तो इनिशियलाइज़ेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होते हैं। बट यस, इनिशियलाइज़ेशन कितनी बार हो सकता है? उसके वर्ड में ही इनिशियल स्टेज कितनी बार आती है? एक ही बार आती है ना बेटा। सो इनिशियलाइज़ेशन कैन बी डन ओनली वन्स। ओके? बट लेट्स से वापस मैंने जैसे बोला कि मैंने उनके वो सारे कपड़े पहने, वो सारा हमने अटेंड किया प्रोग्राम, बट मुझे कुछ तो खरीदना था, तो मैं उसकी वैल्यू बाद में बदल सकता हूँ कि नहीं? उसके अंदर का सामान वगैरह सब हम बदल सकते हैं कि नहीं? बाद में मुझे 10 की जगह पे 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो बाद में असाइनमेंट हो सकता है कि नहीं? यस, हो सकता है। तो इनिशियल वैल्यूज़ अलग और बाद में हम जितना चाहते हैं उतना डेटा उसमें रख सकते हैं बदल-बदल के। बट ये समझ में आ रहा है सबको? क्या-क्या डिफरेंस है? तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है। ये पक्का पता चला है कि नहीं? एवरीबॉडी? का ज़िंदगी में वंडरफुल। आज का काम सिंपल है। नहीं ना, तू देख ना पूरा लिखा है ना वहाँ पे, डेटा टाइप क्या है तेरा पायल? हाउ टू डू दैट? तो वहाँ पे डेटा टाइप क्या है? तेरा वेरिएबल नेम क्या है? और फिर वैल्यू। तो इनिशियलाइज़ेशन कैसे करते हैं? डेटा टाइप क्या है? देन तेरा वेरिएबल नेम तुझे डिसाइड करना पड़ेगा, आइडेंटिफायर एंड देन वैल्यू। करेक्ट? यस। आफ्टर चेंजिंग ड्रेस हाँ, वो तो असाइनमेंट असाइनमेंट पहले जैसे ही होगा। नहीं, कोई बुक अच्छी नहीं है बेटा, हमारा ही सब कुछ अच्छा है, किसी बुक में अच्छा सीक्वेंस नहीं है। तो इसके बाद चेंज करना है तो यस, ये कर सकते हो। असाइनमेंट का जो सिंटैक्स है वो यही है। तो डिक्लेरेशन या इनिशियलाइज़ेशन किसी के बाद असाइनमेंट करना है तो यही है। गॉट इट? एवरीबॉडी? पायल, समझ में आया? हुँ। सी के बुक का प्रॉब्लम क्या है, इवन डेनिस रिची का एक आंसी सी करके बुक है। उसने खुद उसके प्रीफेस में लिखा है कि ये बुक वही हाथ में दे जिसको पहले बेसिक सी सारा आता है, तो ही मेरा वाला बुक समझेगा। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद सी। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखो, मैं कुछ और अलग बुक बताऊँगा, खुद को पढ़ाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, बट पहले अपने फ्लो से जाने दो, करेक्ट? तो अगर डेनिस रिची खुद ये कहता है, इवन डेनिस रिची का बुक मैंने अभी बता ही दिया आंसीसी, बट अगर अभी आज वो आंसीसी बुक खरीद के सोचोगे कि अरे मैं डायरेक्ट विनायक सर से क्या डेनिस रिची से पढ़ता हूँ, जिसने सी बनाया तो और टाई-टाई फिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद वो बोला है कि पहले किसी से या कहीं पे वो पढ़ो अलग से, थोड़ा-सा इम्प्लीमेंटेशन करो और फिर ये बुक हाथ में लो। ऐसे उसने खुद उसके बोलते हैं ना प्रस्तावना बोलते हैं मराठी में उसकी, प्रीफेस उसमें लिखा है। तो क्यों? वो भी ज़रा-सा फंक्शन तक रुको, तब आपको समझेगा कि सीक्वेंस सीक्वेंस में जो बातें कर रहा हूँ वो क्या है, करेक्ट? और मैं ऐसा कुछ अपना मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे कहा कि ये मेरे एक्सपीरियंस का निचोड़ है और मार्केटिंग करता होता तो पहले पैसे माँगता। तो फ्री में ही बताने वाला हूँ वो सारा चीज़ बेटा, चिंता मत करो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो। बहुत ज़बरदस्त क्लिक होता है कि अरे हाँ, पूरा इंटरनेट भर के ऐसा है, पूरा न जो बुक सर बोल रहे हैं उसमें ऐसा है, इस वजह से सर बोल रहे थे रुको। एक बार फंक्शन होने के बाद कौन-सी भी बुक तुम यूज़ कर सकते हो, पर थोड़ा-सा पेशेंस रखो, ठीक है? बट सेम प्रोग्राम वी असाइन वैल्यू ऑफ इज़ ओनली वन टाइम नहीं, बदल सकते हैं वैल्यू बहुत बार। इनिशियलाइज़ेशन एक बार कर सकते हो। इनिशियल वैल्यू देखो सिंपल विशाल या बाकी सब लोगों को कि इनिशियलाइज़ेशन ऐसा समझ के रखो कि पहले जो गार्बेज वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू से आगे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगर आप भूल गए वो वैल्यू को चेंज करना तो।
तो गार्बेज वैल्यू निकालने का काम इनिशियलाइजेशन करता है। इनिशियलाइजेशन इज नॉट मैंडेटरी। तुम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट करके जिंदगी भर काम करवा सकते हो, बट इनिशियलाइजेशन का फायदा क्या होता है? मैंने इसे बोला, एक फायदा ये है कि उसमें गार्बेज नहीं होता। तो सिंपल फंडा है कि धीरे धीरे इनिशियलाइजेशन रिकमेंडेड क्यों होता है कि भाई गार्बेज मत रखो, कम से कम उसमें जीरो रखो, सो दैट हमारे कैलकुलेशन गलत नहीं होंगे। कुछ ऑपरेशन हम आगे जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में करने वाले हैं वो गारंटेड आंसर देंगे, है ना। गार्बेज में क्या सीन है? गार्बेज में कुछ भी हो सकता है। गार्बेज कुड बी एनीथिंग। मैं बहुत बार लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि अभी लेटेस्ट आईफोन कौन सा आया है, एवरीबॉडी? आईफोन 16। तो वो रूम का एग्जांपल मैं जाता हूँ, उस रूम में मैं गया, ओके, मुझे एलोकेट हुआ है, मैंने ड्रॉवर ओपन किया, मेरी वॉच रखने के लिए, मेरा वैलेट रखने के लिए, और उस ड्रॉवर में आईफोन 16 मिला। वाह 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 सर, क्या मतलब, मजे ही मजे आपके तो। नहीं, फिर भी ये मेरे लिए क्या है? मुझे चाहिए आईफोन 16, बट फिर भी ये मेरे लिए क्या है एवरीबॉडी? यस, मेरे लिए वो गार्बेज ही होगा। मैंने जाके वो रिसेप्शन पे देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? सो पॉइंट क्या बताना चाहता हूँ कि गार्बेज में कभी कभी हमें जो चाहिए वो वैल्यू आ जाती है बेटा, बट वो आगे जाके प्रोग्राम को बहुत डिफिकल्ट बना देती है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ यूज करना शुरू करोगे, एक दिन पुलिस का फोन आएगा बेटा। हाँ, लेने के देने पड़ जाएंगे। सो द पॉइंट हेयर वी वांट टू मेक विथ इनिशियलाइजेशन इज कि वो गार्बेज वैल्यू निकालने के लिए, ऐसा ही इतना ही समझो अभी। सो गार्बेज वैल्यू निकालना क्यों है? धीरे धीरे जैसे कोडिंग आगे बढ़ेगा, तुमको खुद को रियलाइज होता है कि अरे यार, एक गार्बेज की वैल्यू से मेरा कितना एल्गोरिदम सब सही था, बट जस्ट मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं किया, इसके वजह से बार बार गलती हो रही है, आउटपुट गलत आ रहा है, और वो फाइंड आउट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनिशियलाइजेशन इज बेटर, ऐसा कहा जाता है, सो दैट यू कैन हैव अ टोटल कंट्रोल ऑन द आउटपुट, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके। गार्बेज का प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है कि गार्बेज क्या है, कौन सी वैल्यू है, हमें कुछ पता नहीं, और फिर आउटपुट इतने अलग आने लगते हैं। और सबसे वर्स्ट पार्ट, कभी कभी तो आउटपुट एक्सपेक्टेड आते हैं, तो हमें लगता है हमारा कोडिंग सही है, बट द मोमेंट दूसरे दिन वही प्रोग्राम रन करते हो तो प्रोग्राम फेल हो जाता है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं वो रिमूव करने के लिए इनिशियलाइजेशन इज बेटर, ऐसा कहा जाता है। ओके, सो ये समझ में आ गया सबको? आई होप आई आंसर्ड विशाल आंसर, और बाकी सारे लोगों के भी दिमाग में अगर कुछ ऐसा टेंशन था वो मैंने दूर कर दिया अभी। करेक्ट विशाल? आगे बढ़े एवरी एवरीबॉडी? गुड। तो अभी एक छोटा सा असाइनमेंट है। वेरिएबल के नाम के कुछ रूल है। ओके, मैं पहले कुछ बेसिक रूल बताता हूँ यहाँ पे कि वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ओके। वेरिएबल का नाम ऐसे अल्फाबेट से स्टार्टिंग हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। ओके, कुछ भी, मतलब A2, A3, A4, ऐसा सब कुछ, A_2, B_3 ऐसा चल सकता है, बट नंबर पहले नहीं चल सकता। 2B नहीं चलेगा। ओके, 3C ऐसा नहीं चलेगा। सो अल्फा न्यूमेरिक चल सकता है, बट अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे कुछ और नियम हैं उसके। तो ये रूल्स एक बार लिखने हैं, चलेगा? रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल और आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो ये लिखोगे एक बार। एक बार लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं, ज्यादा इसको ज्यादा तूल ही नहीं देना है, बट लिखना है बेटा एक बार। क्या होता है ना, पढ़ लेते हैं सिर्फ और बाद में वो भूल जाते हैं। लिखोगे ना तो मोस्टली, हार्डली एक 10-12 रूल है, सारे याद रह जाते हैं। ओके, क्योंकि टिपिकल क्या है ना, सॉरी, जरा पानी पी लेता हूँ। टिपिकली ऐसे कुछ क्वेश्चंस है ना, आपके एमसीक्यू प्रोग्राम में आते हैं, और 2 मार्क जो सबसे आसान होते हैं, हम वो छोड़ के आते हैं क्योंकि हमने एक बार नहीं लिखा, है ना। बिलीव मी, आगे जाके जैसे जब प्रोग्रामिंग में जाते हो तो आपको पता है कि कौन से रिकमेंडेड वे है वेरिएबल डिक्लेयर करने के, वो फॉलो करते जाओगे तो कभी दिक्कत ही नहीं आती है। बट शुरुआती में तुमने पढ़ाई की क्या, ये देखने के लिए जानबूझ के तुमको ये पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो वो एमसीक्यू के 2 मार्क अपने पॉकेट के है बेटा।
एक बार लिखोगे तो वो आ जाएगा, और वो 2 मार्क मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सारे एमसीक्यू के, जितने एमसीक्यू लाइफ में अटेंड करोगे उन सारे एमसीक्यू के 2-4 मार्क तुम्हारे पॉकेट में है, तो वो पॉकेट वाले मार्क क्यों छोड़ते हो? मुश्किल वाले तो आगे आने वाले हैं वापस से, कुछ कॉम्बिनेशंस, लूप के कॉम्बिनेशंस और कुछ डरावनी चीजें जो ज्यादा टाइम लेगी। बट ये तो एकदम सिंपल है ना, तो ये तो पॉकेट में रखो। यस और नो एवरीबॉडी, रखोगे? अरे रखोगे क्या? यस और नो? कमिट कर रहे हो क्या कि लिख के भेजोगे, लिख के रखोगे अपने नोटबुक में? कमिट करो, कमिट का सी टाइप करो, चलो एवरीबॉडी। चलो 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 चलो, देखते हैं कौन कौन कमिट कर रहा है। मानसी भी एक्स्ट्रा ए आ गई थी, टाइप क्यों नहीं कर रही है? चलो, सो ये लिखो एक बार, वो बहुत हो जाता है, आगे देखते हैं। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट 10 मिनट में जो बताने जा रहा हूं वो चीज फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम होगी, क्योंकि एज अ एप्लीकेशन प्रोग्रामर तुम्हें वो चीज नहीं लगती है। बट यस, हमें वो सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे वर्क होती है। सो मैंने जैसे ही इंट ए यहाँ पे लिखा, एवरीबॉडी कितनी जगह मिली ए को, जरा बताओ सब लोग। और ये क्या क्या मेमोरी डायग्राम है अपनी, सारा जरा एक्सप्लेन करो। कि यहाँ पे उसको लोकेशन मिला, यस 4 बाइट्स मिले, करेक्ट। मैं अभी इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ ताकि मुझे और कुछ चीजें पता चले। ये 10, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। ये क्या है, लोकेशन है। तो पहले दिन से हम कितनी इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं अपने मेमोरी डायग्राम के साथ, समझ में आ रहा है क्या? ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को लगती है धीरे 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 प्रोग्रामिंग के लिए। साइज ऑफ वेरिएबल, आइडेंटिफायर बोल सकते हो। देन ये 10 क्या है एवरीबॉडी? कैन वी से इट इज अ वैल्यू, करेक्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है क्या? तो इसमें से कौन सी चीज बाद में बदल सकती है असाइनमेंट के थ्रू वगैरह प्रोग्राम में? लोकेशन बदल सकता है क्या? पहले मैं क्या पूछ रहा हूँ, लोकेशन बदल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि लोकेशन किसने दिया है? ये कौन दे रहा है अपने को? लोकेशन किसने दिया? एस एग्जैक्टली, ओएस ने दिया। हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं, करेक्ट। आइडेंटिफायर बोल रही है, बट ये आइडेंटिफायर, इस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर के बारे में पूछ रहा हूँ पायल। तो आइडेंटिफायर बदल सकता है क्या, ऐसा मेरा क्वेश्चन है कि इसी आइडेंटिफायर के बारे में मुझे काम करना है। तूने आइडेंटिफायर अलग दे दिया तो वो तो अलग लोकेशन पे रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं वहां पे किसी दूसरे होटल में गया, तो मेरा नाम चेंज होता है क्या? तो आइडेंटिफायर इज दैट पार्ट ना, देखा जाए तो। या दूसरे दिन उसी 2 महीने बाद उसी होटल में गया तो मेरा नाम चेंज होगा क्या, ऐसा मेरा कहना है। या उस प्रोग्राम में पर्टिकुलरली मेरा नाम चेंज होगा क्या पूरे 4 दिन में जब तक होता हूँ तब? दूसरे किसी को मैं रूम दूंगा वो अलग बात है, बट मेरा नाम चेंज होगा क्या? अलग अलग आइडेंटिफायर आते जाएंगे, बट इस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आइडेंटिफायर का नाम चेंज होगा क्या? इस पर्टिकुलर लोकेशन के आइडेंटिफायर का नाम चेंज होगा क्या? नहीं, एग्जैक्टली exactly. साइज चेंज होगा क्या? नहीं, करेक्ट। तो फिर ऑब्वियसली क्या बदल सकता है? वैल्यू। उसी का सारा खेल है कि एक बार एलोकेशन करके लेने के बाद वैल्यू हमें जैसे चाहिए वैसे बदलना, उसको अपडेट करना, एक्सेस करना। याद है क्या एक्सेस मतलब? क्या क्या एवरीबॉडी? रीड, राइट, एडिट। सो अंडरस्टूड, दिस इज लाइफ। एक बार एलोकेशन करके लो तो यही करना पड़ता है लाइफ में। आगे बढ़े, यहां तक समझा? कितनी इंफॉर्मेशन साथ में है, बाद में पॉइंटर के दिन, और ये इंफॉर्मेशन रोज अपने साथ रहने वाली है। तो जब तक पॉइंटर आता है तब तक हम इतने स्ट्रांग होने चाहिए लोकेशन साइज वगैरह से, पॉइंटर बहुत आसान लगने लगता है। प्रॉब्लम क्या है, तुम देखो, जहां कहीं पे भी तुमने पॉइंटर पढ़ा, उसके एक दिन पहले एड्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर जिंदगी भर अपने को टेंशन ही आते रहता है क्योंकि याद ही नहीं रहता अपने को वो सारी चीज। बट डे 1 से अपने साथ एड्रेस लोकेशन अगर है
तो पॉइंटर वाले दिन बस कुछ नए सिंटैक्स से उसको एक्सेस करना है, प्रूव करना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो मैं बोल रहा हूं ना, तरीका भी इंपॉर्टेंट है पढ़ाने का, पढ़ने का, तो मजा आएगा। अभी कंपाइलर किस में कन्वर्ट करता है रे एवरीबॉडी? यही लाइन को पकड़ के चलता हूं। ये 4 बाइट्स है, यहाँ पे 10 है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये 4 बाइट्स है। कैलकुलेशन पता है कि तुमको? 1 बाइट इक्वल्स टू कितने बिट्स? 1 बाइट इक्वल्स टू कितने बिट्स? 8 बिट्स। तो 4 है मतलब कितने होंगे? 32 बिट्स। तो हम मेमोरी डायग्राम में अभी तो अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ यहां तक का पार्ट, कि ये कोड लिखा, ये अपना कोड है, और ये मेमोरी डायग्राम अपना रैम वगैरह है यहां तक। ठीक है एवरीबॉडी? रैम बोलो, मेमोरी बोलो, स्टैक बोलो, जो भी है यहां तक है। बट एक्चुअल में ये कैसे दिखता है? तो जब तुम इक्वल्स टू 10 बोलते हो, तो 10 का बाइनरी पता है कि किसी को 10 का बाइनरी क्या है? 10 का बाइनरी है 1010। तो वो यहाँ पे 0 1 0 1, और ये सारे जो बाकी 28 है, अभी मैं पूरे इतने 32 नहीं बनाते बैठा, बट ये बाकी सारे ऐसे 0 0 0 होते हैं। तो हम बार बार ये रिप्रेजेंटेशन करते बैठेंगे क्या? एक बार ये देख लिया अभी तो इनफ है ना, कि ये 10 कैसे स्टोर होता है। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? हाँ, अगर यही करना था तो तुम ही कंपाइलर बन जाते, कंपाइलर क्यों यूज कर रहे हो? बट ये वे बीट्स में स्टोर हो रहा है, ये पार्ट समझ में आया क्या एवरीबॉडी? यहां तक समझा क्या? अभी एक ऑसम चीज बताने वाला हूं, पेशेंस रखो, जो लाइफ में बहुत जबरदस्त यूज होने वाली है आगे, टेक्निकल पार्ट। ओके, मैंने यहाँ पे इंटीजर बी रखा, ठीक है, और बी इक्वल्स टू ए बोला, करेक्ट है? ये क्या है, कैसे लग रहा है? असाइनमेंट लग रहा है कि नहीं? यस और नो? और असाइनमेंट ही है। असाइनमेंट का ये टाइप करो सब लोग। अब यहाँ पे बी, ओके, तो ये ए की वैल्यू बी में कॉपी हो रही है, मतलब बी को भी 10 मिलेगा कि नहीं? यस और नो? यस और नो? बट इंटरनली होता क्या है, यहाँ पे बी को भी कितने बाइट्स मिलेंगे एवरीबॉडी? बी को भी कितने बाइट्स मिलेंगे? 4 बाइट्स मिले, मतलब कितने बीट्स मिले बी को भी? हाँ, बीट्स कितने मिले, बीट्स? तो ये बीट इधर कॉपी होते हैं ऐसे, जब तुम ऐसा असाइनमेंट करते हो। कुछ समझ में आया? तो इसलिए बी में भी क्या दिखाई देता है? बी में भी क्या दिखाई देता है? ये सारे बीट कॉपी होते हैं जितने भी है वो। तो बी में भी कौन सी वैल्यू दिखाई देगी एवरीबॉडी? मैं अभी फास्ट कर देता हूं यहाँ पे। तो बी में भी कौन सी वैल्यू दिखाई देगी बताओ? 10 दिखाई देगा। बट इसीलिए ऐसे असाइनमेंट को कहा जाता है बिट वाइज कॉपी। हाँ, बीट, बिट वाइज कॉपी, बीट बाय बीट, लर्न इट बिट बाय बिट। क्यों? फर्स्ट बिट सॉल्यूशन ऑसम है। ये समझ में आया क्या? बिट वाइज कॉपी समझ में आया क्या एवरीबॉडी? तो ये बार बार इंटरनल वाला जो पार्ट है वो देखना है क्या अपने को? बिल्कुल भी नहीं। बट यस, एक बार ये पता होना चाहिए कि ये ऐसी सब जगह पे कौन सा कॉपिंग होता है, बिट वाइज कॉपिंग होता है। समझे? जब जब असाइनमेंट करोगे ये वाला ऑर्डिनरी वाला, तब कौन सा कॉपी होगा? बिट वाइज कॉपी होगा। आगे बहुत सारी जगह पे ये काम में आने वाला है। तो बी में डायरेक्ट 10 कैसे रिफ्लेक्ट होता है? तो ऐसे बीट्स कॉपी करते हैं। समझा? अभी बार बार वो राइट साइड में जाने की जरूरत है क्या? इस साइड में बार बार जाएंगे क्या लाइफ के लिए? नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, हम यहाँ तक रुकना चाहिए मेमोरी तक।
बट यस, ये पता होना चाहिए कि उसको बिट वाइज कॉपी क्यों कहते हैं। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है क्या? अंडरस्टूड? बिट वाइज कॉपी का मतलब समझा क्या? सर जिंदगी में ये पता नहीं था। इसी को शैलो कॉपिंग बोलते हैं क्योंकि वो स्टैक टू स्टैक होता है। हाँ, तो इसलिए आज से वो शैलो कॉपिंग इंट्रोड्यूस किया, तो आगे जाके मैलॉक में डीप कॉपिंग समझ में आता है। शैलो कॉपिंग ही पता नहीं है बच्चों को। ये ऊपर ऊपर का कॉपिंग है, स्टैक टू स्टैक है। तो डीप में जाना है तो हीप पे जाना है। वो जब हीप आएगा तब बता देंगे। समझा एवरीबॉडी? दैट्स इट फॉर द डे। कुछ क्वेश्चन है तो क्यू टाइप करो, नहीं तो मेक अ ग्रेट डे। ओके, ऑसम। डेप्थ में पढ़ना मतलब कितने डेप्थ में? इतने डेप्थ में बेटा। हाँ, ठीक है, चलो, मेक अ ग्रेट डे। थैंक यू सलोनी। मेरा नेक्स्ट मीटिंग है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू बोल के जल्दी से लॉग ऑफ हो जाओ। चलो, टाटा बाय बाय, सी यू।